हेलो स्टूडेंट्स, ट्रांसफॉर्मर के इस चैप्टर में आज हम पढ़ने जा रहे हैं वोल्टेज ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो के बारे में। तो सबसे पहले तो हम वोल्टेज ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो का इक्वेशन डिराइव करेंगे जो कि एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है, और बाद में समझेंगे कि वोल्टेज ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो आखिर होता क्या है, और अंत में ये टॉपिक के बेस पे हम एक इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल सॉल्व कर देंगे जिससे करके ये कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए। सो आई होप यू आर रेडी विथ योर पेन एंड पेपर। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट अस स्टार्ट दिस वीडियो। अब वोल्टेज ट्रांसफॉर्मेशन का जो इक्वेशन है वो डिराइव करने से पहले हमें छोटा सा रिकैप करना जरूरी है। जैसे कि हमने जो इंट्रोडक्टरी वीडियो था ट्रांसफॉर्मर का, उसमें हमने ये वाला इक्वेशन पढ़ा था कि जो वोल्टेज होता है वो नंबर ऑफ टर्न्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शन में होता है, जिसमें हमने क्या देखा था कि ये एक हमारी हो गई प्राइमरी साइड और ये हो गई हमारी सेकेंडरी साइड। ठीक है, पी प्राइमरी एस सेकेंडरी। अब ये जो है ट्रांसफॉर्मर, वो कौन सा ट्रांसफॉर्मर है ये इक्वेशन से अगर पता लगाना है तो हम बोल देंगे ये स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर है। कैसे स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर है? क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा है, नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा है तो वोल्टेज भी ज्यादा होगा, यानी यहाँ पे 50 वोल्ट तो यहाँ पे 10 वोल्ट। ठीक है, क्योंकि नंबर ऑफ टर्न अगर बढ़ाते हैं तो पोटेंशियल भी बढ़ जाता है। अच्छा, अगर मान के चलते हम ऐसा कोई ट्रांसफॉर्मर ले, ये हो गया हमारा प्राइमरी साइड, ये हो गया हमारा सेकेंडरी साइड। ठीक है, ये कौन सा ट्रांसफॉर्मर है? हम बोल देंगे स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सेकेंडरी साइड क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स कम है। सेकेंडरी साइड नंबर ऑफ टर्न्स कम है तो पोटेंशियल भी कम होगा। तो यहाँ पे बोल देंगे 10 वोल्ट है तो यहाँ पे 50 वोल्ट। यहाँ पे ज्यादा पोटेंशियल क्यों है? क्योंकि नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा है, नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा है तो पोटेंशियल भी ज्यादा हो गया। तो ये हो गया हमारा स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर। ठीक है, अच्छा, तो ये बेसिक सी बात तो हमने करी हुई है, और इस पे से हमने ये वाला इक्वेशन भी देखा था, याद हो तो ES बाई EP इज इक्वल टू NS बाई NP। ठीक है, तो ये भी वही इक्वेशन बताता है कि वोल्टेज जो है वो नंबर ऑफ टर्न्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शन में है। EMF है जो है वो वोल्टेज नंबर ऑफ टर्न्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शन में है। EMF बोलो, वोल्टेज बोलो, पोटेंशियल बोलो, एक ही बात है। अब ये जो रेशियो है ES बाई EP, यानी सेकेंडरी साइड वोल्टेज टू प्राइमरी साइड का वोल्टेज, ये जो रेशियो है उसे ही बोलते हैं वोल्टेज ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। तो यही इक्वेशन हम डिराइव करने वाले हैं किसकी हेल्प से? ये वाले इक्वेशन की हेल्प से। इसके जस्ट पिछले वीडियो में हमने ट्रांसफॉर्मर में जो पोटेंशियल होता है, जो वोल्टेज होता है, उसका ये वाला इक्वेशन डिराइव किया था। फाई एम यानी मैक्सिमम फ्लक्स था, एफ फ्रीक्वेंसी थी, एन नंबर ऑफ टर्न्स थे। ठीक है, तो ये इक्वेशन की हेल्प से हम ये वाला इक्वेशन डिराइव करने वाले हैं जिसे वोल्टेज ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो बोलते हैं। ES बाई EP इज इक्वल टू NS बाई NP। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इक्वेशन का डेरिवेशन। अभी हमने देखा था EMF का इक्वेशन जो डिराइव किया था पिछले वीडियो में, वोल्टेज इज इक्वल्स टू 4.44 फाई एम एफ इंटू एन। अगर प्राइमरी साइड की बात करें, प्राइमरी कॉइल की या वाइंडिंग की बात करें, तो ये वाला इक्वेशन क्या होगा? प्राइमरी का हमने सफिक्स P लगा दिया, 4 ये तो कांस्टेंट होगा, मैक्सिमम फ्लक्स भी कांस्टेंट होगा, फ्रीक्वेंसी भी कांस्टेंट होगी। ठीक है, इंडिया में कितनी हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी आती है करंट की? 50 हर्ट्ज की, तो वो कांस्टेंट है। नंबर ऑफ टर्न्स को हम NP बोल देंगे, प्राइमरी साइड है तो NP बोल दिया। अब ये NP को नीचे ले गए तो हमें इक्वेशन 1 मिल गया। उसी तरीके से हम सेकेंडरी साइड की बात करें, सेकेंडरी कॉइल की बात करें तो ये वाले इक्वेशन में हम EMF E है तो सेकेंडरी साइड का S कर लिया, 4.44 कांस्टेंट, फाई एम कांस्टेंट, F कांस्टेंट, एन नंबर ऑफ टर्न सेकेंडरी कॉइल में NS के बराबर हमने मान लिया। यहाँ पे भी NS को नीचे ले गए तो ये हमें इक्वेशन 2 मिल गया। ठीक है, अब ये दोनों इक्वेशन को अगर हम ऑब्जर्व करते हैं तो दोनों ही इक्वेशन में इसकी जो राइट हैंड साइड है, ये वाली साइड है, राइट हैंड साइड सेम है। अगर राइट हैंड साइड सेम है तो ये वैल्यू और ये वैल्यू बराबर होनी चाहिए, यानी ये दोनों इक्वेशन की हम कौन सी वैल्यू को इक्वेट कर रहे हैं? लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू इक्वेट कर रहे हैं। दोनों ही वैल्यू बराबर है क्योंकि दोनों ही वैल्यू की राइट हैंड साइड बराबर है, तो ये बराबर ये हम बोल सकते हैं। तो ये क्या है? ES बाई NS, तो लिख लिया ES बाई NS, वो किसके बराबर होगा? EP बाई NP के बराबर। अब ये EP को नीचे ले गए तो NS ऊपर चला जाएगा, तो EP नीचे, NS ऊपर चला गया, तो ये ES बाई EP इज इक्वल टू NS बाई NP। ये रेशियो हमने डिराइव कर दिया, और ये रेशियो किसके बराबर होगा? एक कांस्टेंट K के बराबर होगा, और यही कांस्टेंट K को हम क्या बोलते हैं? वोल्टेज ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो।
ठीक है। और ये कांस्टेंट भी सेम चीज बता रहा है क्या, कि जो ईएमएफ है या वोल्टेज है वो नंबर ऑफ टर्न्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शन में है। अब ये वोल्टेज ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो के यानी क्या, ये एक रेशियो है, किसका रेशियो है, ये हमारा जो सेकेंडरी साइड वोल्टेज है टू प्राइमरी साइड वोल्टेज, तो वही लिखा है वोल्टेज ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो का डेफिनेशन, के इज कॉल्ड एज वोल्टेज ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो, रेशियो ऑफ सेकेंडरी वोल्टेज ईएस टू प्राइमरी वोल्टेज ईपी, रेशियो ऑफ सेकेंडरी वोल्टेज ईएस टू प्राइमरी वोल्टेज ईपी, इसको क्या बोलते हैं, वोल्टेज ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। अच्छा, अब हम ये जो के की वैल्यू है उस पे 3 पॉइंट को समझने की कोशिश करेंगे। अगर के का वैल्यू लेस देन 1 है, लेस देन 1 कब होगा, के का वैल्यू 1 से कम कब होगा, जब एनएस बड़ा होगा एनपी से। एनएस अगर एनपी से बड़ा है, एनएस मान के चलते हैं 5 है, एनपी मान के चलते हैं 2 है, एनएस बड़ा है एनपी से, तो आंसर कितना आएगा 2.5, 2.5 यानी के का वैल्यू 1 से बड़ा है। तो यहाँ पे लिखा है एनएस बड़ा है एनपी से, तब के का वैल्यू 1 से बड़ा होगा। ठीक है, के का वैल्यू 1 से बड़ा हुआ यानी ट्रांसफॉर्मर कौन सा होगा हमारा, एनएस बड़ा है यानी सेकेंडरी साइड बड़ा है, सेकेंडरी साइड, ये हो गया हमारा प्राइमरी साइड, ये हो गया हमारा सेकेंडरी साइड। सेकेंडरी साइड क्या है, नंबर ऑफ टर्न ज्यादा है, सेकेंडरी साइड नंबर ऑफ टर्न ज्यादा है। अगर नंबर ऑफ टर्न ज्यादा है तो ईएमएफ भी ज्यादा होगा, वोल्टेज भी ज्यादा होगा, यानी 100 वोल्ट होगा, और ये मान के चलते हैं 50 वोल्ट होगा। नंबर ऑफ टर्न्स यहाँ पे ज्यादा है। ठीक है, तो ये कौन सा ट्रांसफॉर्मर हो गया, एनएस इज ग्रेटर देन एनपी, एनएस ज्यादा है, एनएस ज्यादा है, तो ये हो गया हमारा स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर। तो वही लिखा है कि एनएस ग्रेटर देन एनपी होगा तो के का वैल्यू 1 से बड़ा होगा, और अगर के का वैल्यू 1 से बड़ा है तो हम बोल देंगे ट्रांसफॉर्मर कैसा होगा, स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर होगा। उसी तरीके से नेक्स्ट कंडीशन की बात करते हैं, के का वैल्यू 1 से कम हुआ तो के का वैल्यू 1 से कम कब होगा, जब ये ऊपर वाला वैल्यू एनएस एनपी से कम होगा। जैसे कि एनएस मान लिया हमने 1, ठीक है, और एनपी मान लिया हमने, ठीक है 1 तो नहीं मानेंगे हम, एनएस मान लिया हमने 10, ठीक है, और एनपी मान लिया हमने 100, ठीक है, तो कितना आ जाएगा इसका आंसर, 0 से 0 कैंसिल, 0.1 यानी के का वैल्यू 1 से कम आएगा। कब के का वैल्यू 1 से कम आएगा, जब एनएस एनपी से छोटा होगा, एनएस एनपी से छोटा होगा तब के का वैल्यू 1 से कम आएगा। यानी क्या, एनएस कैसा है, छोटा है, एनएस कैसा है, छोटा है, यानी सेकेंडरी साइड छोटी है, सेकेंडरी साइड छोटी, नंबर ऑफ टर्न कम है, और प्राइमरी साइड नंबर ऑफ टर्न ज्यादा है। अगर नंबर ऑफ टर्न कम है, नंबर ऑफ टर्न कम है तो ईएमएफ कितना कम होगा, 2 वोल्ट का, यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न ज्यादा है तो ये प्राइमरी साइड कितना होगा, 50 वोल्ट का, तो 50 में से 2 वोल्ट हो रहा है। क्यों 2 वोल्ट हो रहा है, क्योंकि एनएस छोटा है एनपी से, तो के का वैल्यू 1 से कम है, तो ये कैसा हो गया, स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर हो गया। तो वही लिखा है ट्रांसफॉर्मर इज कॉल्ड एज स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर, यानी के का वैल्यू 1 से बड़ा है तो बोलेंगे स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर, कैसे देख लिया। और अगर के का वैल्यू कम है, कब कम होगा, एनएस लेस देन एनपी होगा, तो ये कौन सा ट्रांसफॉर्मर हो गया, स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर हो गया। उसी तरीके से अगर के का वैल्यू 1 हुआ तो के का वैल्यू 1 कब होगा, जब दोनों बराबर होंगे, एनएस और एनपी बराबर होंगे, ये भी 50 ये भी 50, तो के का वैल्यू 1 हो गया। और अगर के का वैल्यू 1 है, एनएस बराबर एनपी है, इसलिए के का वैल्यू 1 है, तो ना ही वो स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर है, ना ही वो स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर है। तो ऐसे ट्रांसफॉर्मर को हम बोलते हैं, ट्रांसफॉर्मर इज कॉल्ड एज 1-to-1 ट्रांसफॉर्मर। कैसे ट्रांसफॉर्मर, ये कौन सा ट्रांसफॉर्मर है, 1-to-1 ट्रांसफॉर्मर। तो ये 3 बात याद रखनी जरूरी है, के का वैल्यू 1 से बड़ा स्टेप अप, के का वैल्यू 1 से कम स्टेप डाउन, के बराबर 1, तो 1-to-1 ट्रांसफॉर्मर। ठीक है, तो ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो का डेरिवेशन देख लिया, क्या है ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो वो भी समझ लिया। अब ये ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो के बेस पे एक इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल देख लेते हैं, एग्जाम में कुछ ऐसे ही न्यूमेरिकल आते हैं। तो न्यूमेरिकल पढ़ लेते हैं पहले कि सिंगल फेज ट्रांसफॉर्मर हैज 350 प्राइमरी एंड 1050 सेकेंडरी टर्न, यानी नंबर ऑफ टर्न प्राइमरी साइड और सेकेंडरी साइड दे के रखी है हमें। नेक्स्ट क्या दिया है, दी प्राइमरी इज कनेक्टेड विथ प्राइमरी साइड 440 वोल्ट और 50 एम्पियर से कनेक्ट करके रखी है। 440 वोल्ट प्राइमरी साइड वोल्टेज होगा, वोल्टेज यानी हमने ईपी बोल दिया, और प्राइमरी साइड करंट होगा 50 के बराबर। यहाँ पे लिखा है प्राइमरी साइड वोल्टेज और करंट देके रखा है। फिर क्या है, इफ द नेट क्रॉस कोर इज 50 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी जो कोर है उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया देके रखा है हमें, कितना देके रखा है, 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। हम इसको मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे सही आंसर लाने के लिए। तो हमें पता है 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10⁻², मीटर होता है, और उसका भी स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर करेंगे तो 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, और पूछा क्या है, एक
नंबर पे मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड पूछी है। मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड यानी बी, मैक्सिमम यानी bm का एक वैल्यू हमें ढूंढना है। और दूसरा क्या पूछा है, इंड्यूस्ड ईएमएफ इन सेकेंडरी कॉइल, सेकेंडरी साइड कितना ईएमएफ प्रोड्यूस हो रहा है, सेकेंडरी साइड कितना ईएमएफ प्रोड्यूस हो रहा है, ईएस का वैल्यू। ये दो क्वेश्चन हमें पूछे हैं। सबसे पहले ये वाला क्वेश्चन सॉल्व कर देते हैं, ठीक है। मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड, तो उसके लिए हमने ये वाला इक्वेशन डिराइव किया था। ईपी प्राइमरी साइड की बात कर रहे हैं, सेकेंडरी की बात कर नहीं पाएंगे, क्यों, सेकेंडरी साइड का हमें ईएमएफ पता है नहीं, इसलिए, ठीक है। तो ये प्राइमरी साइड ईपी इज इक्वल्स टू 4.44 5 एफ इंटू एनपी। अच्छा, यहां से हमें क्या निकालना है, मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, तो ये इक्वेशन में हम ये जो φm है इसको रिप्लेस करेंगे। कैसे रिप्लेस करेंगे, हमने देखा था फाई का वैल्यू क्या होता है, b इंटू ए, ठीक है। यहाँ पे φm को रिप्लेस करना है, तो φm क्या हो जाएगा, bm इंटू ए। कोर का क्रॉस सेक्शन एरिया तो मैक्सिमम मिनिमम जैसा होगा नहीं, तो bm कर देंगे, φm इज इक्वल टू bm इंटू ए, ठीक है। तो यही वैल्यू हमने रिप्लेस कर दी bm इंटू ए। बस हमें तो मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, bm का वैल्यू चाहिए, तो bm को सब्जेक्ट बनाया, ep ऊपर, ये 4.44 ए एफ एन पी नीचे आ जाएंगे, ठीक है। अब ईपी प्राइमरी साइड हमें देके रखा है 400, ये क्रॉस सेक्शन एरिया हमें देके रखा है 50 इंटू 10⁻⁻⁴। फ्रीक्वेंसी यहाँ पे देके रखी नहीं है, लेकिन हमें पता है कि इंडिया में कितने हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी का करंट आता है, 50 हर्ट्ज की, तो हम लिख लेंगे यहाँ पे 50 हर्ट्ज। नंबर ऑफ टर्न प्राइमरी साइड 350 यहाँ पे देके रखे हैं, ठीक है। इसको सॉल्व करने पर हमें मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड का आंसर मिल जाएगा 1.0296 वेबर पर मीटर स्क्वायर। इसका यूनिट लिखना जरूरी है। कैसे यूनिट आया, तो यहाँ पे अगर मैं bm को सब्जेक्ट बनाऊं तो क्या हो जाएगा, φm बाई ए। फाई यानी फ्लक्स का यूनिट क्या होता है, वेबर, एरिया का यूनिट क्या होता है, मीटर स्क्वायर, तो bm का यूनिट, मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट वेबर पर मीटर स्क्वायर आ गया, ठीक है। अब आखिरी क्वेश्चन, इंड्यूस्ड ईएमएफ इन सेकेंडरी साइड ईएस ढूंढना है, तो वोल्टेज ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो का इक्वेशन का यूज कर लो, ईएस बाई ईपी इज इक्वल टू एनएस बाई एपी। हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए इंड्यूस्ड ईएमएफ ऑन सेकेंडरी कॉइल, सेकेंडरी कॉइल पे चाहिए, यानी ईएस का ईएमएफ चाहिए सेकेंडरी साइड का। तो इसको सब्जेक्ट बनाया, ईपी एनएस बाई एनपी, ईपी देके रखा है, एनएस देके रखा है, एनपी देके रखा है, आंसर हम ले जाएंगे, ठीक है। तो आई होप ये सारा कंसेप्ट क्लियर हो चुका होगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। टिल देन रीड हार्ड, वर्क हार्ड। थैंक यू वेरी मच।